इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। देखो ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अभी इस टॉपिक में जहाँ जहाँ ई आएगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा। और इसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है वोल्ट। ठीक है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में भी आप देख लो कि पहले लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस पीवी, जिसको आपने फिजिक्स में वोल्टेज के नाम से भी पढ़ा हुआ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह के नाम से भी आप लोग इसको पढ़ते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पहला टर्मिनल होगा, पहला पॉइंट है मेटल इलेक्ट्रोड और उसी के सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास, एक मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए और दूसरा जो है वो उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। नहीं समझ आया होगा कुछ भी बेटा, इसको जरा बहुत बेसिक से जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, वायर है, कॉपर का वायर है। लेट्स सपोज मैं इसके दो पॉइंट्स को मार्क करके लेता हूं, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, लेट्स सपोज इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, ठीक है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो भी कितना है, 5 वोल्ट। क्या इस कंडक्टर के अंदर इस वायर के अंदर करंट पास हो सकता है? करंट पास होने के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो कभी भी उन दो पॉइंट्स के दरमियान करंट पास नहीं हो सकता। ये आप लोगों ने फिजिक्स में बुनियादी इसके ऊपर लॉज वगैरह भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर यानी इस कंडीशन के अंदर नो करंट फ्लोस, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक वायर है और इस वायर के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स को मार्क कर दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसका पोटेंशियल आपके पास 15 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल आपके पास 5 वोल्ट है। तो क्या करंट पास होगा इसमें? बिल्कुल पास होगा बेटा। ठीक है, इस कंडीशन पर हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा और करंट के फ्लो करने की उम्मूमन डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, यानी करंट जो यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होगा। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं बेटा, इसको 15 वोल्ट इसको 5 वोल्ट कर दूं तो अभी करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम हाई टू लो, यानी 15 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट पहले समझ आ जाता है। अच्छा, करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि इस वायर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद है। ठीक है ना, जैसे आप एक वायर को जो हाई टेंशन से वायर गुजर रहे होते हैं 11,000 वोल्ट के, अगर आप इस वायर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लोगे और लटक दोगे हवा में तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने दोनों हाथों के पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। 11,000 की वायर को आपने दोनों हाथों से पकड़ लिया,
ठीक है, तो करंट नहीं लगेगा। इसीलिए जो कौवे वगैरह बैठे हुए होते हैं कारों पर, इनको भी करंट नहीं लग रहा होता। एक ही कार पर बैठ जाते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी क्रिएट नहीं होता, करंट नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर वो ऐसा काम करें कि अपनी एक टांग एक कार पर रखें और दूसरी दूसरे कार पर रखें, तो पता लग जाएगा उनको, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर भी है, इस बात को जरा समझना। अब हमने ना 2 पॉइंट सोच रहे हैं, और वो पॉइंट क्या सोच रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। मेटल का इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, कोई भी मेटल की प्लेट ले लो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या बनाना होता है, दूसरा बनाना होता है उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन। जैसे कॉपर की प्लेट है, तो उसको जिस सॉल्यूशन में लटकाना है ना, डिप करना है जिस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होना चाहिए। आइए मैं बना के दिखा देता हूँ इस बात को। मिसाल के तौर पर एक बात हम कर रहे हैं, इसको अगर हम केमिस्ट्री पर अप्लाई करें, फिजिक्स से हटकर, तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक बीकर है, और आपने इस बीकर में, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल चैप्टर पढ़ा नहीं होता है, तो कोई आइडिया नहीं होता आपको, इसलिए मैं जरा शुरू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास कॉपर की एक प्लेट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि भाई मान लो कि ये आपके पास कॉपर की प्लेट है। तो बेटा डेफिनेशन में जो वो वाली बात लिखी हुई है ना, मेटल इलेक्ट्रोड, ये वो वाली बात हो गई, मेटल का इलेक्ट्रोड आ गया। और अब इसको जिस सॉल्यूशन में डुबा दोगे आप, वो सॉल्यूशन जो है ना, वो किसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या मतलब है कि अगर कॉपर की प्लेट है, तो जो सॉल्यूशन आप इसके अंदर रखोगे, वो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कॉपर सल्फेट हो, मतलब पानी लो उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलाकर सॉल्यूशन बना, तो ये भी हो सकता है ना, कॉपर क्लोराइड हो जाए, कॉपर नाइट्रेट हो जाए, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट हो जाए, कॉपर होना जरूरी है। मतलब डेफिनेशन जो लिखी हुई है पढ़ो। पहली चीज क्या होनी चाहिए, मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। बिल्कुल आ गया वहीं से, कॉपर की प्लेट मेटल का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है, वो कंडीशन टू कंडीशन देख लेंगे। और दूसरी चीज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, कॉपर ही के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो दोनों बातें आ गई। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट्स बन गए बेटा। जब ऐसा करके देखा जाता है ना इंडस्ट्रीज में, कि लेबोरेटरी के अंदर जब आप ऐसा करेंगे, यानी किसी मेटल की प्लेट लेंगे और उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब ऐसा सेटअप लगाते हैं, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होने का क्या मतलब है, करंट पास होना शुरू हो जाता है। और करंट पास होने का क्या मतलब है कि इन दोनों चीजों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, मतलब अब देखो, मैं एक और कंडीशन आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक हीटर है, ठीक है, और मैं इसके अंदर अब कॉपर की प्लेट नहीं बल्कि जिंक की प्लेट नहीं कर देता। ठीक है, हमारे कोर्स में दोनों बातों का जिक्र है, इसलिए मैं दोनों बातें कर देता हूँ। लेट्स सपोज अब यहाँ पर जिंक प्लेट, ठीक है, तो अब मैं इसको जिस सॉल्यूशन में डिप करूंगा, वो सॉल्यूशन किसके सॉल्ट का होना चाहिए, जिंक के सॉल्ट का होना चाहिए। मतलब अब जो पानी के साथ एक्वा सॉल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का होगा। जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है, जिंक का होना चाहिए। तो मेटल इलेक्ट्रोड आ गया और जिंक। जब ऐसा करेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होने का मतलब है कि करंट पास होना शुरू हो जाता है। और करंट पास होने का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में। किसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। अच्छा, फिर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बाई डायरेक्शनल हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन से प्लेट की तरफ भी हो सकता है। दो चीजें हैं ना, एक मेटल का इलेक्ट्रोड है और दूसरा सॉल्यूशन है, तो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर सपोज करो कि सॉल्यूशन जो है उसका पोटेंशियल हाई है और प्लेट का सॉल्यूशन लो है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और प्लेट की तरफ चला गया। मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप देख भी लो इसको, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां सॉल्यूशन से निकला और प्लेट की तरफ चला गया। इसका मतलब है इस केस में सॉल्यूशन का पोटेंशियल हाई है और प्लेट का पोटेंशियल क्या है बेटा, लो है। अच्छा, करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मतलब कि दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसका रिवर्सल भी हो सकता है। बात दफा ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा, जब प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा और सॉल्यूशन का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का कांसेप्ट समझ आ रहा है, दो चीजों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 1 क्या होना चाहिए, मेटल इलेक्ट्रोड होना चाहिए, और दूसरा उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जब भी ये सेटअप लगाते हैं तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, ई के साथ, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट एरिया। सभी क्लास में ये जो मेटल की प्लेट है, जो मेटल की प्लेट है, इस केस में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है ना, जल्दी से बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से निकलकर प्लेट पे जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा।
तो प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है बेटा? रिडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेल में जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, या सिर्फ पोटेंशियल भी कहा जा सकता है, और आर ई का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या पढ़ा जाएगा बेटा इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है या वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? आपकी जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को यूज कर रही है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इस पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। सही बात बात है बेटा। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हुआ करेंगे, एक को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। बेटा इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है, जरा लिख लो अपने पास, और उसको याद भी रखो कि ई रिडक्शन हमेशा इक्वल होता है ई ऑक्सीडेशन के। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं बेटा, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है बेटा। बस एक चीज का डिफरेंस याद रखना, और वो डिफरेंस क्या याद रखना कि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन के दोनों के रिवर्स होते हैं। लिख दिया बेटा मैंने इस बात को, इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दे आर सेम विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। लेकिन इन दोनों के जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऑपोजिट होते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसी का -0.76 वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको खुद ब खुद पता लग गया, +0.76 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल +0.3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास ये कहानी है। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज और पढ़ो, और वो आपके पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे जरूर कुछ ना कुछ हर साल पेपर बनाते हैं, पास पेपर में इसकी सवाल भरे पड़े हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझा दिया। स्टैंडर्ड अगर सिर्फ जान ले कि इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड वाली क्या होती है, तो वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is measured at, ठीक है। बताइए बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, दो जगहों पर 25 डिग्री समान करना होता है। मैं कहां पर? एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और अगला चैप्टर हम अपना आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, वहां पर भी इन्वॉल्व होगा। थर्मोकेमिस्ट्री का भी स्टैंडर्ड 25 डिग्री होता है, वो भी चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में स्किप किया था, आपको याद होगा, तो उसको भी जरा डिटेल में देखेंगे तो आप वो भी सीख जाओगे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड प्रेशर कितना होगा बेटा? 1 atm का प्रेशर होगा। वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो मेजर किया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 atm पर, ठीक है। एंड the concentration of solution is 1 m। 1 m का मतलब समझ रहे हो बेटा? is called standard electrode potential। वही कहानी समझ आ गई बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? जल्दी से बताओ। किसी भी मेटल और उसके सॉलिड सॉल्यूशन के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है करंट फ्लो की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तीन कंडीशंस पर मेजर किया जाए, 25 डिग्री पर, 1 atm पर और 1 मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन जो रखोगे ना आप, तो 1 मोलैरिटी वाला होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। और जब कभी भी किसी चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोकेमिस्ट्री में, तो देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? ऊपर लिखा है E से, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही है ना, इसको भी E कहा जाएगा, बट स्टैंडर्ड है तो ऊपर जो है ना तो नॉट लगा दो ये छोटा सा, तो नॉट का मतलब हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक कंडीशन पर है, हर कंडीशन के लिए नहीं है। तो ये 25 डिग्री भी हो जाएगा और 1 atm हो जाएगा, इन तमाम कंडीशंस के ऊपर इट विल बी कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल।
अच्छा, अब इसके बाद एक बात जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी वो इस लेक्चर के साथ मैं मर्ज कर देता हूँ और वो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है ECS। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। IUPAC ने इसको बनाया है, स्टैंडर्ड टेबल है, स्टैंडर्ड कंडीशन इसको बताती है। ठीक है, जहाँ तक पहुँचो जरा जल्दी से। बेटा एक बात और समझ लो, ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अभी आपको मैंने पढ़ाया है इसको एक और तरह से डिफाइन किया जा सकता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप उसको सुन लो। वैसे ही हुई आप कह लोगे मुझसे अभ्यास कर रहे हो बात को, देखो ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है इसको, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। बेटा ये जो दोनों मैंने तस्वीरें बनाई है इसके इलेक्ट्रोड कौन है, एक तो कॉपर है और दूसरा कौन है, जिंक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और पोटेंशियल का मतलब सलाहियत भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड की सलाहियत दो तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी होती है और लॉस करने की भी होती है। तो इस बात को ना, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाती है। The ability of gaining and losing electron of any electrode when it is dipped into the solution of its own salt is called electron potential। कंडीशन याद रखना कि जब उसको अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा होगा, इस सलाहियत को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। क्या टेक्निकल डेफिनेशन देखनी है तो मैंने खुद कर लिया और समझा भी दिया इसको। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, मेंटेन्ड बाय IUPAC। क्या बताती है ये सीरीज? तो पहला पॉइंट देख लो, it tells about the values of, क्या लिखा हुआ बेटा जरा पढ़कर बताओ। E का मतलब स्टैंडर्ड, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या सेट पोटेंशियल, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है और नीचे रिडक्शन लिखा होता है। तो उसको क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड, रिडक्शन, पोटेंशियल। दो तरह के बेटा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है। ऊपर नॉट लगा दिया। तो ECS क्या बताती है बेटा? ECS वाली जो टेबल है उसमें किस चीज की वैल्यूज दी हुई है, तमाम एलिमेंट्स की? स्टैंडर्ड, रिडक्शन, पोटेंशियल की। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से आएगा? उस टेबल ने तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया, ऑक्सीडेशन कहां से आएगा? सिर्फ साइन उल्टा कर देंगे। अगर कोई पॉजिटिव मिले तो उसको नेगेटिव बना देंगे और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई बेटा कि इसके अंदर जो चल बातों को आपने नोट डाउन करना है वो अपने पास लिख लो। और वो क्या क्या बातें हैं इस टेबल में, सबसे टॉप पर कौन होता है बेटा? लिथियम। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप इसको चाहो तो फिर से लिख लो। सबसे टॉप पर लिथियम है, उससे कुछ नीचे आओगे तो जिंक है। ठीक है, उससे कुछ नीचे आओगे तो हाइड्रोजन है, और उससे कुछ नीचे आओगे तो कॉपर है, और उससे कुछ नीचे आओगे तो क्लोरीन है बेटा, F2। ठीक है, ये इस तरह मतलब ECS तो बहुत लंबी है, लेकिन आप अगर इतनी चीजों को भी लिखकर याद कर लेते हो इसी सीक्वेंस से तो सबसे आसान रहेगा। तो इसमें जिन बातों को याद रखना बेटा कि जो लिथियम है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत दफा पेपर में ये बात पूछी गई है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी जो जितने ऊपर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर कोई लिथियम के नीचे होगा, अगर कोई लिथियम के नीचे होगा तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है मगर लिथियम से कमजोर। ये बात समझ आ गई होगी। और जो सबसे नीचे वाला है जैसे फ्लोरीन, तो इसके बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये वाली बात आप ECS से भी निकाल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों के बारे में पहली बात होगी किसको याद रखना। अब बाकी इन तीनों के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है उसको देखो। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू हमें ECS बताती है दैट इज 0.76 वोल्ट, इसको याद कर लो भाई। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली रखा जाता है, इसको IUPAC ने फिक्स किया है, इसकी वैल्यू होती है 0.000 वोल्ट। ठीक है, न्यूट्रल रखा गया है इसको। और कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है
पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। इसको याद करना है बेटा, ठीक है, किसी भी सूरत में याद रखना है। इसके बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स आप मेडिकल तो नहीं रहेंगे लेकिन इस तरह के सवाल आप कर सकते हो। और इसमें एक बात और देख लो बेटा कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे जितनी वैल्यूज मैंने ऊपर लिखी है वो सब नेगेटिव होंगी। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी वैल्यूज है बेटा वो सब क्या है, नेगेटिव है। और हाइड्रोजन के नीचे जितनी वैल्यूज है वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बॉर्डर लाइन है, इसके रेस्पेक्ट से चीजों को देखेंगे, ऊपर वाले नेगेटिव और नीचे वाले सारे पॉजिटिव, ठीक है। इसको करोगे, इसको रखोगे ध्यान में। अच्छा अब ये बात तमाम खत्म करके आगे चलते हैं और अगली हेडिंग लगाते हैं बेटा गैल्वानिक सेल की। असल मौजूद की तरफ आते हैं ये सब बताने के बाद, ठीक है। अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बता दिया था कि वो कैसे तैयार किए जाते हैं, तो पिछले लेक्चर से वो देख लीजिएगा। और अगली हेडिंग ये लगा लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से ये सारा काम हम करेंगे। ये हेडिंग है गैल्वानिक सेल या फिर इसको कहते हैं वोल्टेक सेल, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं अलग अलग, गैल्वानी और वोल्टा। तो इन दोनों ने चूंकि सेल प्रिपेयर किया इस तरह से गैल्वानिक और वोल्टेक सेल कहते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल विच produces electric current, ठीक है, based on redox reactions। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। और वहां पे मैंने उसकी पहली टाइप की हेडिंग लगाई थी गैल्वानिक या फिर वोल्टेक। दूसरी टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, याद है पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती है, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक को कहते हैं गैल्वानिक या वोल्टेक सेल। गैल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल किसको कहा जाता है, जो करंट प्रोड्यूस करने वाले सेल होते हैं। जैसे हमारे घरों में पेंसिल सेल इस्तेमाल होता है ना, वो करंट प्रोड्यूस करके देता है, आपसे करंट लेता नहीं। इसी तरह से गाड़ियों की बैटरी, यूपीएस की बैटरी वगैरह होती है, वो सब करंट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको भी गैल्वानिक कहते हैं। लेकिन जो सेल करंट प्रोड्यूस नहीं करता, उल्टा करता है, कंज्यूम करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। हमारा मौजूद भी इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, वो पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। याद होगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं बेटा। वो बड़ा छोटा सा टॉपिक था लेकिन असल मौजूद हमारा नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो करंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, करंट पैदा करने वाला सेल होता है, ठीक है। और इसका वर्किंग मैकेनिज्म किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन पर। अगर कोई पूछे कि गैल्वानिक सेल कैसे करंट पैदा करता है, तो आपने कहना है कि रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करके रेडॉक्स में रिडक्शन किया जाता है और ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो रेडॉक्स वाली बात की गई है, इसकी इस बात की बुनियाद पर एक पॉइंट देखना जरूरी है कि इट इज मेड अप ऑफ, यानी ये गैल्वानिक या वोल्टेक सेल की बात हो रही है, इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल्स इस पर मुश्तमिल होता है, यानी एक गैल्वानिक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनता है बेटा। और दो हाफ सेल से ही क्यों मिलकर बनता है, एक हाफ सेल के अंदर रिडक्शन करवाया जाता है तो दूसरे हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। इस तरह जब ये रेडॉक्स होता है, यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरा उसको गेन कर लेता है, तो इस तरह सेल का पूरा रिएक्शन मुकम्मल होता है। और इस नतीजे में देखो, मतलब आपके पास दो हाफ सेल्स हैं ना, लेट्स सपोज ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। अब एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, ये तो सेल के अंदरूनी मामला हो गए, इसको इंटरनल रिएक्शन कहा जाएगा, इंटरनल सर्किट कहा जाएगा। लेकिन जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल कर ट्रेवल करके दूसरी जगह जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल कर ट्रेवल कर रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन को आउटर सर्किट में घुमाया जाता है। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीडेशन से, वो लूज होते ही वायर में चला गया और वायर से फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से क्या पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला और एक जगह गेन हो गया, तो भाई ट्रैवल किया ना उसने, तो ये जो ट्रैवल कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इसके ट्रैवल करने से फायदा निकाल लिया जाता है कि जब ये ट्रैवल कर रहा होता है तो ये करंट पैदा कर रहा होता है, उस करंट को इस्तेमाल कर देते हैं आउटर सर्किट में। इसी को कहा जाता है कि ऐसा सेल है जो करंट को क्या कर रहा होता है बेटा, प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो कहा जा रहा है कि भाई ये दो हाफ सेल से मिलकर बन जाता है, इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स। ये कहानी बात है बेटा। अब इस बात को मजीद जरा समझ लेते हैं
और उसको हम किस तरह से समझ लेते हैं बेटा कि लेट्स सपोज अगर ये दो हाफ सेल्स हमारे हैं तो एक एग्जांपल इसमें लेते हैं हम और लेट्स सपोज हम एक सेल बनाते हैं और वो सेल कैसा बना लेते हैं, हम बना लेते हैं जिंक और हाइड्रोजन सेल बना लेते हैं। ठीक है, यानी हम एक ऐसा सेल बनाने जा रहे हैं जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक जिंक और दूसरा कौन है बेटा, हाइड्रोजन है। और समझने वाली बात है बेटा, नोट करना बनी तो बोर्ड की तरफ देखकर चीजों को पहले समझ लो बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यूज को याद रखना है। जिंक का ECS के मुताबिक रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, E नॉट रिडक्शन ऑफ जिंक कितना है बेटा, -0.76 और E नॉट अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं हाइड्रोजन के लिए तो वो कितनी है बेटा, 0.0002। अब सारा कॉन्सेप्ट बेटा इस मौजू पर है, इसको जरा समझ लो अच्छी तरह से। इसकी वैल्यू बढ़ी है, हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ी है। किस चीज की वैल्यू बढ़ी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन करने की सलाहियत हाइड्रोजन की बढ़ी है, समझ आ रहा है। हाइड्रोजन की रिडक्शन करने की सलाहियत बढ़ी है तो वो रिडक्शन करेगा, और जिसकी वैल्यू छोटी है रिडक्शन पोटेंशियल की वो रिडक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। सेल डिजाइन करने का है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझो। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी वो रिडक्शन करेगा, और जिसकी कम होगी वो ऑक्सीडेशन कर देगा। बात समझ आ रही है। मैं इस बात को यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, पहले देख लो फिर नोट कर लेना बेटा। इसकी वैल्यू हाई है और इसकी वैल्यू लो है। किस चीज की वैल्यू, रिडक्शन करने की सलाहियत इसकी हाई है और इसकी रिडक्शन करने की सलाहियत लो है। वो वैल्यू देखकर समझ आ रहा है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। अच्छा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी वो कौन सा प्रोसेस करेगा बेटा, रिडक्शन का प्रोसेस करेगा, और जिसकी लो वैल्यू होगी वो कौन सा प्रोसेस करेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा। बेटा रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। वो एक लफ्ज आने ना रेड कैट वाला, रेड कैट, ये हमेशा याद रखो बेटा, कोई भी सेल हो रेड कैट, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। इसका मतलब है कि रिडक्शन का प्रोसेस कहां पर होना है बेटा, कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर होना है। और अगर रिडक्शन कैथोड पर होना है तो ऑक्सीडेशन कहां पर होना है बेटा, एनोड पर। क्या ये बात वाज़ेह है बेटा। एक बात और याद कर लो, एक बात और याद कर लो, लोन ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। मैं इस बात को यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लोन। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है लेफ्ट। ठीक है, ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या हो गया, एनोड। और एन का मतलब क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। ठीक है, ये पूरे सेल के लिए साइन कन्वेंशन है, डिजाइन कन्वेंशन है कि कौन सी चीज को लेफ्ट पर और कौन सी चीज को राइट पर बनाना है। बात वाज़ेह है बेटा। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, तय हो चुका है कि ऊपर मैंने एक जुमला लिखा बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक सेल होते हैं कि दो हाफ सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो मुझे पहला हाफ सेल किसका बनाना है, जिंक का, और दूसरा हाफ सेल किसका बनाना है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हाफ सेल कैसे बनाया जाता है, पिछले लेक्चर में पूरी पिक्चर बनाकर मैंने बताई थी, इसको जाकर देखिए ना, अभी फिर से मैं बता दूं। तो भाई दो बातें हो गई है, ये बताओ कैथोड किसका बनने वाला है बेटा, हाइड्रोजन का, और एनोड किसका बनने वाला है, जिंक का। ठीक है, अच्छा एनोड जो है वो नेगेटिव होगा, और जो ठीक है एनोड नेगेटिव होगा, और एनोड में कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का। और एनोड को कहां पे बनाना है, लेफ्ट साइड पर। अब जरा इधर देखो, बोर्ड पर फोकस करके चीजों को समझो। ये देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ भाई, अब मैंने यहाँ पर एनोड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा एनोड किसका बना रहा हूँ बेटा, जिंक का। तो जिंक की प्लेट आ गई इसके अंदर। ठीक है, और जिंक की प्लेट को किसके अंदर लिख करूंगा बेटा मैं, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। क्या ये बात याद आ रही है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाल दूंगा वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। ये कहलाएगा जिंक हाफ सेल। क्या कहलाएगा बेटा, जिंक हाफ सेल। अब मुझे दूसरा हाफ सेल बनाना है, वो दूसरे बीकर में बनेगा, इसलिए इसको हाफ सेल कहा जाएगा। दो हाफ सेल्स मिलेंगे तो एक कंप्लीट कैल्वानिक सेल बन जाएगा। एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। ठीक है,
अब हम बनाएंगे दूसरा इलेक्ट्रोड नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है भाई, ये आप यहाँ पर बीकर लगाओगे। बीकर लगाने के बाद हाइड्रोजन को, ये गैस है ना बेटा, गैस को हैंग तो नहीं कर सकते आप, जिंक तो मेटल है, सॉलिड होता है, हैंग कर दिया। तो गैस के लिए क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशल सेटअप लगाया जाता है। क्या करते हो, यहाँ पर एक जार टाइप गिलास से बना हुआ एक मटेरियल लगा दो, ठीक है, इस तरह से डोम शेप ये मटेरियल हो गया आपका। उसके बाद क्या करते हो बेटा, उसके बाद आप यहाँ से एक वायर के जरिए इस मटेरियल की प्लेट को हैंग करते हो बेटा, प्लैटिनम मटेरियल की प्लेट को हैंग करते हो। इसकी क्लास में बताया था मैंने, ये प्लैटिनम मटेरियल की प्लेट है। प्लैटिनम नहीं, कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की पूरी बॉडी पर इस तरह के पोर्स होते हैं बेटा। जब हाइड्रोजन गैस स्प्रे करूंगा तो पोर्स के अंदर हाइड्रोजन गैस जाकर एडसॉर्ब हो जाएगी, जमा हो जाएगी, तो हमें देखने में लगेगा कि ये हाइड्रोजन गैस लटकी हुई है, लेकिन हकीकत में अंदर प्लैटिनम है और हाइड्रोजन गैस इसमें जमा हो गई है। ये हाइड्रोजन गैस को रोक के रखने का एक तरीका है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब क्या होगा सर, हाइड्रोजन को हैंग कर दिया, अब हमें ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन अंदर डालना है जिसमें हाइड्रोजन भी आता हो। जब हमने जिंक की प्लेट लटकाई तो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन डाला। अब हाइड्रोजन को हैंग कर दिया है, ठीक है ना, सपोज करो कि यहाँ पर इसकी जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन हैंग हुई है बेटा, ऊपर से स्प्रे करोगे ना आप यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ से आपने कौन सी गैस स्प्रे कर दी बेटा, हाइड्रोजन गैस, तो सारी गैस यहाँ पर आ गई। अब आप इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओगे। अब जाहिर है सॉल्ट तो नहीं होगा, हाइड्रोजन वाला अगर कोई सब्सटेंस आपने लेना है तो उसके अंदर तो फिर एसिड बन जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में पहला कंपोनेंट आपके पास H आ गया, आप यहाँ पर HCl भी डाल सकते हैं, उसमें भी H पॉजिटिव आ जाता है। आप इसके अंदर HNO3 भी डाल सकते हैं, उसमें भी H पॉजिटिव आ जाता है। ये बात समझ आ गई बेटा? ये क्या मिलाने वाला है, जिंक हाफ सेल, इसको क्या पढ़ोगे बेटा, हाइड्रोजन हाफ सेल, दो हाफ सेल आपने बना। अच्छा याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, तो एक ही बीकर होता है, इसमें सॉल्यूशन बनाते हैं और दो प्लेट्स को एक ही बीकर में लटका के जाते हैं। याद है, एक गिलास में पानी भरो, दो मेटल की प्लेट लटका दो, तो दोनों प्लेट एक ही सॉल्यूशन में लटकी हुई है, दोनों को फर्दर कनेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैल्वानिक या वोल्टेज सेल में दोनों प्लेट्स या दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग बीकर्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में मौजूद है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा होता है। कैसे कनेक्ट किया जा रहा होता है, एमसीक्यू आएगा पेपर में बेटा, कैसे कनेक्ट किया जा रहा होता है, यहाँ पर एक और सब्सटेंस लगाया जाता है, एक और कंपार्टमेंट लगाया जाता है जिसकी शक्ल इस तरह की होती है और इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं बेटा इसको, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो भाई सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है इलेक्ट्रोलाइट गैल्वानिक सेल के अंदर, तो आप ये कहना कि इसका काम होता है दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का। कर दिया ना दोनों को कनेक्ट, देखो दोनों सॉल्यूशन आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। रहेगा नहीं ऐसा, यानी कि ये गिलास की ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर KCl जेली मौजूद है। KCl जेली इस तरह से फॉर्म किया जाता है बेटा कि कॉटन भर देते हैं इस पूरी ट्यूब में, ये सब आपसे नहीं पूछेंगे, इस पूरी ट्यूब में कॉटन भर देते हैं, कॉटन होती है ना, कॉटन फिल कर देते हैं और कॉटन को क्या करते हैं, ये KCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। मतलब आप एक बीकर लो, उसमें पानी डालो, KCl का सॉल्ट डालकर फिल कर दो, KCl का सॉल्यूशन कर दिया, कॉटन को उठाओ, उसमें से डुबाओ और निकालो, तो पूरे कॉटन पर KCl का सॉल्यूशन लग चुका होगा। अब इस पूरे कॉटन को इस पूरी ट्यूब के अंदर फिल कर दो, तो ये तैयार हो जाता है आपके पास सॉल्ट ब्रिज। और पहले इनिशियल सतह पर ये समझ लो कि सॉल्ट ब्रिज का काम दो हाफ सेल्स को क्या करना होता है बेटा, कनेक्ट करना होता है, क्योंकि ये दोनों हाफ सेल्स इंटरकनेक्टेड नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इनको जोड़ने के लिए कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर दिया जाता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कर दिया जाता है। फिर बोलो यहाँ तक कोई मसला, ये तो इंटरनल मामला हो गया सारा। अब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए आपने दरमियान से एक वायर गुजारा और यहाँ पर आपने लगा दिया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपको पता होगा बेटा किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो बेटा, वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस, ठीक है। क्या फर्क होता है दोनों में,
बहुत सारे फर्क होते हैं बेटा बुनियादी तौर पर उसके, मगर पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए आप एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मालूम कर सकते हो और दूसरा करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हो। नीडल लगी होती है ना इसमें, और नीडल के डिफ्लेक्शन के जरिए आप बता देते हो, जैसे लेट्स सपोज नीडल के डिफ्लेक्शन की ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन से आपको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हो रहा है। अगर ये डिफ्लेक्शन इस तरह होगा तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल कर इस तरफ आ रहा है। पूरी बात समझ आ रही है? ये सारा कुछ हमने ड्रॉ कर दिया, अब इसको एक दफा सॉल्व करते हैं यहाँ से देखते हुए। बेटा लेफ्ट साइड ही पर जिंक को क्यों लगाया? क्यों? जरा पढ़कर दबा। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो उसने क्या होना है? ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ये एनोड हमेशा कहाँ लगता है? इसलिए हमने एनोड को लेफ्ट पर लगा दिया। ये बात समझ आ रही है? तो मैं मार्क कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो गया? एनोड, और राइट साइड पर क्या हो जाएगा बेटा? एनोड। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब हम इसके रिएक्शंस को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं एट एनोड, ठीक है? एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? ये बताओ एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है? एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है? बेटा एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन यूज करता है। बहुत आसान टॉपिक है, तो थोड़ी सी तवज्जो चाहिए बस। जिंक एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बेटा? इसकी एक ही वैलेंसी होती है ना, +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देगा बेटा, ठीक है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को E नॉट ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। यही करके बेटा क्लास में, क्योंकि जिंक यहाँ पर रिडक्शन नहीं कर रहा बल्कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है। देखो जिंक और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक में रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे में ऑक्सीडेशन कर रहा है, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है, और जब दोनों के पोटेंशियल्स को प्लस कर देंगे तो पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको सेल का ईएमएफ भी कहा जाता है कि भाई ये सेल कितने वोल्टेज का सेल बना है, ये बैटरी कितने वोल्टेज की बैटरी बनी है। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हमने यहाँ पर लिखना है बेटा। एक बात बताओ, जिंक का ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना होगा? इधर आ जाओ। यस, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? +0.76 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दूंगा +0.76 वोल्ट। क्या ये वाली बात समझ आई बेटा? अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा? अब हम चले जाएंगे एट कैथोड, ठीक है? और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? जल्दी से बोलो। रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। अब रिडक्शन किस तरह से? अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा एक बात सुनो, ये जो H2SO4 आपने वाटर में डिसॉल्व किया होगा, वो H2SO4 वाटर में जाकर ब्रेक हो गया होगा, और कैसे ब्रेक हो गया होगा? 2H पॉजिटिव में और SO4 -2 में। ये बात समझ आ रही है? आयोनाइजेशन जिसको कहते हैं बेटा। तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा कि इस पूरे कंटेनर के अंदर 2H पॉजिटिव भरे पड़े होंगे, और कौन मौजूद होगा बेटा? SO4 -2 पूरे कंटेनर, ठीक है? अब जरा इधर देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। सर जिंक की प्लेट ये, किसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए? बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस कर लो। ये जो लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ जाएंगे? आउटर सर्किट में। कहाँ जाएंगे बेटा ये? और इन्हीं के फ्लो की वजह से करंट पैदा होगा, तभी तो इसको गैल्वानिक सेल कहा जाएगा ना। तो देखो इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन यूज किया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई बेटा। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि निडल की रिफ्लेक्शन ये है। बात समझ आ गई? तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कहाँ पहुंचे? ये वायर से होते हुए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए। बेटा अब इस प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जमा है, उसको इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना है? वो तो खुद स्टेबलाइज है, H2 वो तो बॉन्ड बना चुके हैं पहले, उनको तो कुछ भी नहीं करना उस इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हालत में ऊपर से नीचे उतरा है यहाँ तक, तो बेटा उस इलेक्ट्रॉन को देखकर दौड़े चले आएंगे कौन? H पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई? H पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितने H पॉजिटिव हैं? तो हर एक H को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक, क्योंकि +1 लगा हुआ है। 2 H पॉजिटिव में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे,
और फिर दो हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे और फिर वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस किसी प्लेट के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे जरा बताइए। कैथोड पर, ये कैथोड है, कौन पहुंच रहे हैं बेटा? कैटाइंस। कैथोड पे कौन से आयंस जाते हैं बेटा? कैटाइंस। ये कैटाइंस है और क्या वहां पर कितने कैटाइंस है भाई? 2s पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ये किसने यूज किए थे? और ये 2 गेन करने के बाद कौन सी गैस बनाएंगे? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा? एडसॉर्ब हो जाएगी। बेटा इस रिएक्शन के लिए कौन सा पोटेंशियल लिखना होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। कितना होता है बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल? 0.02। कहां से लिखा बेटा? ECS से उठाकर पॉकेट हो जाएगा। यही कोई मसला है यहाँ पर? कोई इशू यहाँ पर? अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा? अब आप यहाँ पर लिखोगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का क्या मतलब है? कि पूरे सेल का कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पूरे सेल का ईएमएफ कितना है, पूरे सेल का वोल्टेज कितना है, जो सेल हमने बनाया है इस पूरे सेल का वोल्टेज कितना है। तो आप थ्योरेटिकल काम कर रहे हो बेटा, लेकिन अगर आपने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है और सेटअप लगाने के बाद ऊपर पोटेंशियोमीटर भी लगाया हुआ है, तो पोटेंशियोमीटर की स्क्रीन पर रीडिंग आ जाएगी, वो उस पूरे सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे आ जाएगा? तो अगर कोई पूछे कि गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाता है, तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। और अगर थ्योरेटिकली पूछे कैसे निकाला जाता है, तो बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। सही है? और वो फार्मूला क्या हो जाता है बेटा? दैट फार्मूला इज वेरी मच सिंपल। याद रखना है इस फार्मूले को। E नॉट सेल, कैसे पढ़ोगे बेटा इसको? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कैसे पढ़ोगे? कैसे इसका फार्मूला कैसे बनाओगे? E नॉट रिडक्शन प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर जो अलग-अलग पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। तो बताओ जरा कि क्या-क्या वैल्यूज हैं? इनकी वैल्यूज बताओ बेटा, देखो जरा क्या-क्या वैल्यूज हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.000 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बेटा? 0.76। तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कितना आ गया? 0.76 वोल्ट। यानी ये जो सेल आपने क्रिएट किया है, इस सेल का नेट वोल्टेज कितना बन जाएगा बेटा? 0.76 वोल्ट का नेट वोल्टेज बन जाएगा। भाई यहाँ तक कोई मसला? एक बात इसमें और समझो, ये सारी बातें इसकी समझ लो, उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपसे करवाऊंगा अभी। सेल लोकेशन, ठीक है? सेल लोकेशन, ये पूरे सेल में क्या हो रहा है उसको आप सिंबल्स के जरिए नोट करके बताओ। बेटा कहानी कहाँ से शुरू हुई है सेल की? जिंक के प्लेट से। ठीक, तो जो लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। तो जिंक आप सबसे पहले लिखोगे। सर कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। इसने क्या किया है? ऑक्सीडेशन। क्यों किया है? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कितना है? -0.76। हाइड्रोजन का कितना है? ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन नहीं करना, वो रिडक्शन करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। यहाँ से बात स्टार्ट होगी। आप क्या करोगे? दरमियान में एक लाइन लगा दोगे। इस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब ये भी बताते हैं बेटा, जिंक पहले था, उसने इलेक्ट्रॉन यूज किया और इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। ऐसे ही हुआ ना, एक इनिशियल कंडीशन है, एक फाइनल कंडीशन है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो बीच में लाइन लगाई जाती है उसको कहते हैं फेज बाउंड्री। क्या कहते हैं बेटा इसको? ये सब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप अभी इसको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। इसको कहते हैं फेज बाउंड्री, ठीक है? इसको कहा जाता है फेज बाउंड्री। अब क्या करोगे? अब आप बीच में डबल लाइन लगाओगे। डबल लाइन का क्या मतलब होता है? डबल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। याद रखना, ये पास पेपर में पूछा गया है कि सेल लोकेशन में तो डबल लाइन, डबल पैरेलल लाइन लगाई जाती है, और डायरेक्ट नहीं। तो इसका मतलब होता है द लोकेशन फॉर द सॉल्ट ब्रिज व्हिच इज एक्चुअली यूज्ड टू कनेक्ट टू हाफ सेल्स टुगेदर, ठीक है? उसके बाद क्या बनाएंगे ये बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन में से रिलीज किए गए, तो आप सॉल्ट ब्रिज के ऊपर बनाओगे। क्यों सर ऊपर क्यों बनाएंगे? क्योंकि ऊपर से गुजर रहा है बेटा, आउटर सर्किट से। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या है बेटा? फ्रॉम लेफ्ट टू, ये बात समझ आई? उसके बाद क्या करोगे? ये इलेक्ट्रॉन किसी को ये इलेक्ट्रॉन को भी गेन करेगा, और गेन कौन करेगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का। तो बेटा कौन गेन कर रहा है? H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव है? तो आप यहाँ पर लिखोगे सर उस सेल का इनिशियल कंडीशन ये है उसकी, और फिर जब वो गेन कर लेते हैं ना, गेन करके क्या बना लेते हैं बेटा? H2 बना लेते हैं।
ये पूरा जो आपके पास मामला लिखा हुआ है बेटा इसको क्या कहा जाता है सेल रोटेशन, ठीक है। और दरमियान में जो हमने ये डबल पैरेलल लाइन लगाई है क्या मतलब है इसका सॉल्ट, सही बात समझ आ रही है। और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कलेक्ट की गई है क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये कितने एटीएम पर गैस कलेक्ट की जाती है बेटा 1 एटीएम पर कलेक्ट की जाती है। देखो मसला है यहाँ पे अभी नोट नहीं करना बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मैंने यहाँ पर सारी बातें कर दी, सिर्फ ये नहीं बताया कि इन दोनों हाफ सेल्स में से एक एनोड है एक कैथोड है, इसमें से प्लस माइनस कौन कौन होगा। लोड का फॉर्मूला याद है ना सर, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो वो रहा एनोड, तो इसका मतलब हो गया इस पूरे कंटेनर में कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, और इस पूरे कंटेनर में कौन सा चार्ज होगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो कुछ हमने यहाँ पर समझा है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद एक काम तो आप ये कर लेना, घर जाकर मेरी लेक्चर खत्म हो जाए तो घर जाकर कॉपर और हाइड्रोजन का सेल बना लेना पूरी चीजें, क्योंकि आपका इतना अच्छा रिकॉल हो जाएगा, सारी चीजें डायग्राम भी बना लेना, इसका नेट सेल पोटेंशियल भी निकाल देना, सेल रोटेशन भी लिख लेना, एनोड कैथोड पर क्या हो रहा है ये सब भी बता देना। अभी हम क्लास में बैठकर एक रिलेटिवली मुश्किल काम कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं सर कि वो हम कॉपर और जिंक का सेल बनाकर देखते हैं। कॉपर जिंक और हाइड्रोजन मैंने क्लास में पहले समझाया है, डिस्क्रिप्ट किया, कॉपर और हाइड्रोजन आप घर जाके कर लेना, ठीक है, जगह बदल छोड़ देना। तो कॉपर और जिंक को मिलाकर सेल बनाए जा रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है, कॉपर और जिंक को मिलाकर सेल बनाए जा रहे हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है, एंटीकेट के सिलेबस में जो कुछ भी आएगा इन्हीं 3 एग्जांपल से आएगा बेटा, ठीक है। तो अब हम जो सेल बनाने जा रहे हैं वो सेल आपके पास है कॉपर और जिंक का सेल। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लो बेटा, ये वो सेल है जिसको एक साइंटिस्ट था डेनियल, उसने प्रिपेयर किया था, उसके पास पेपर में ये पूछा गया था कि डेनियल सेल किसको कहा जाता है। तो याद रखना बेटा जो सेल कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है उसको कहा जाता है डेनियल सेल। डेनियल सेल खुद क्या है, तो डेनियल सेल वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल की एग्जांपल है ना, मेरी बात समझ आ रही है, उसकी एग्जांपल है, ठीक है। स्पेसिफिकली कॉपर और जिंक को मिलाकर अगर सेल बनाया गया तो सेल को क्या कहा जाता है बेटा डेनियल सेल कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई सेल आपने डिजाइन करना है तो किस चीज से हेल्प लेते हैं, ईसीएस पे चले जाते हैं, ईसीएस पर, और ईसीएस पर जाकर जो दोनों मटेरियल्स आपको बताए गए हैं उन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि भाई हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कॉपर का, बताओ कितनी वैल्यू होती है बेटा प्लस 0.34, ठीक है। साथ साथ चलते रहो जरा और सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें चाहिए जिंक का वो कितना होता है बेटा 0.76। बेटा अब आप आंसर करो कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हायर होने का मतलब है कि रिडक्शन करेगा और ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा। रिडक्शन कहां पर होता है बेटा कैथोड पर, रेड कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है बेटा एनोड हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो कैथोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एनोड हमेशा कहां पे बनता है लेफ्ट साइड पर, और कैथोड हमेशा कहां पे बनेगा, यही बात समझ आ रही है। तो इस डायग्राम को आप कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, लेफ्ट साइड पर किसको रखना है जिंक को, तो बेटा जिंक के लिए आप यहां पर एक बीकर लगाओगे, क्या ये बात समझ आई। कॉपर के लिए यहां पर बीकर लगाओगे, ठीक है। डायग्रामिंग करना इसके लिए तो बहुत इजी है, यहाँ पर आप पहले कौन सी प्लेट लगा दोगे बेटा जिंक की प्लेट लगाओगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास जिंक की प्लेट आ गई, और सेकंड हाफ सेल में कौन सी प्लेट लगा दोगे बेटा कॉपर, ठीक है। अच्छा इसको बिल्कुल राइट साइड पर लगाना ताकि यहाँ इस कॉर्नर्स पर क्या लगाया जा सके सॉल्ट ब्रिज लगा सके, ताकि दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। बताओ इसके अंदर सॉल्यूशन कौन कौन से डालेंगे बेटा, इन्हीं का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर ये जिंक की प्लेट है तो यहाँ सॉल्यूशन किसका आ जाएगा जिंक सल्फेट का, अगर ये कॉपर की प्लेट है तो यहाँ सॉल्यूशन किसका आ जाएगा कॉपर सल्फेट का। क्या ये बात वाज़ेह हो गई। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में क्या लगा दोगे बेटा सॉल्ट ब्रिज लगा दोगे। बताओ सॉल्ट ब्रिज किस मटेरियल का बना होता है, ये मटेरियल ये क्या है गिलास की ट्यूब है ना, और गिलास की ट्यूब में क्या फिल किया हुआ है KCl का एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कॉटन के अंदर सोक करके उस ट्यूब में फिल कर दिया गया है। ये बात समझ आ रही है सबको, तो मैं उस बात को लिखूंगा, ठीक है। अब ये अच्छा एक बात और समझो कि ये जो KCl है या जो सॉल्ट ब्रिज है ये इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल कहलाता है,
क्योंकि ये इंटरनली दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये आउटर सर्किट नहीं है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो हमेशा बाहर वाली सर्किट में करता है। तो बाहर वाली सर्किट बनाओगे, यहाँ से वायर निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, आउटर पाथ प्रोवाइड करोगे इसको ताकि यहाँ से करंट फ्लो हो सके, और दरमियान में क्या लगा दोगे बेटा, पोटेंशियोमीटर, और ये पोटेंशियोमीटर के लिए रेफ्लेक्शन मीटर है। बात समझ आ रही है भाई? अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे बेटा? इसको पढ़ोगे ना जिंक ऑफ सेल। इसको क्या पढ़ोगे बेटा? कॉपर ऑफ सेल। तो ये बात वाज़ेह होगी भाई। अब आप रिएक्शन बताओगे, यहाँ पर सबसे पहले काम रिएक्शन बताओगे एनोड। बताओ एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का, ठीक है। और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा होगा यहाँ पे? सर जिंक कर रहा होगा। कैसे करते हैं बेटा रिएक्शन? याद हो गया, Zn+2 और कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा? इस वक्त जो इसका पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना होगा जरा बताइए? ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, लेकिन इसके लिए वैल्यूज किसमें गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। इसको क्या कर दोगे? पॉजिटिव 0.764, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। उसके बाद आप चले जाओगे दूसरे हाफ सेल पर। दूसरा हाफ सेल क्या कहलाएगा भाई? कैथोड, ठीक है। और कैथोड के ऊपर बताओ इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन मतलब इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस भी होंगे और सल्फेट के आयंस भी होंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से जिंक निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रेवल करेंगे, करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर ये कॉपर के आयंस इस प्लेट पर जाकर वो दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन भी करके इसी प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएंगे। कैसे होगा ये सब कुछ? ये रहा CO+2, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये गेन करके कॉपर का मेटल बनेगा और उसी प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। और इसके पोटेंशियल को कैसे लिखा जाएगा बेटा? E नॉट रिडक्शन कैसे लिखोगे? +0.34, ठीक है। इसके साइन को क्यों चेंज नहीं किया बेटा? क्योंकि इसने रिडक्शन नहीं किया है, प्रोसेस को उल्टा किया नहीं है। अब हम आखिर में क्या निकालेंगे बेटा? सेल का ओवरऑल पोटेंशियल। ये भाई ये जो सेल बना है इसका ओवरऑल क्या पोटेंशियल है? तो ओवरऑल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बेटा? बताइए। E नॉट ओवरऑल सेल क्या फार्मूला होता है? E नॉट कैथोड प्लस E नॉट एनोड। ऐसे भी तो किया जा सकता है ना बेटा। कैथोड पर क्या कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का। एनोड पर प्रोसेस, तो दोनों फॉर्म्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, आप दोनों की वैल्यूज जरा नोट कीजिए, किसकी क्या क्या वैल्यूज हैं। E नॉट कैथोड मतलब रिडक्शन, कैथोड ये रहा, कितनी वैल्यू बेटा इसकी? 0.34। और एनोड पर कितनी पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है? 0.76 वोल्ट। तो बताओ जब हम जिंक और कॉपर को आपस में मिलाएंगे तो इससे सेल कितने वोल्ट का बन जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4 + 6 1 और 7 + 3 1.1 वोल्ट बन जाएगा बेटा। क्या क्या है? यानी कॉपर और जिंक को मिलाने पर जो सेल बनकर आया है ऊपर, और उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? 1.1 वोल्ट आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? ये बताओ इस पूरी डायग्राम के लिए जो सेल लोकेशन होगा ओवरऑल वो कैसे लिखेंगे? बता सकते हो भाई? बताओ कैसे लिखेंगे बेटा? कहानी कहाँ से शुरू हुई? लेफ्ट से स्टार्ट करो। जिंक से, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन को यूज करके खुद को क्या बना दिया? फिर यहाँ पर क्या बनाओगे? सॉल्ट ब्रेस। सॉल्ट ब्रेस से क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन होगी बेटा, वो किसको करोगे? उसके बाद क्या करोगे? तो इसकी U+2 आया, तो ये बाउंड्री लगाई और उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। ये बात समझ आ रही है बेटा? और ओवरऑल यहाँ पर जो सेल का पोटेंशियल आ रहा है अगर वो भी मेंशन कर दोगे वो कितना आ रहा है बेटा? 1.1 वोल्ट आ रहा है। कोई मसला, कोई सवाल बेटा यहाँ तक किसी का?